हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हमारी अकाउंटिंग की ये फर्स्ट क्लास है और हम क्लास 12th अकाउंटिंग की लॉन्ग जर्नी को आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फर्स्ट क्लास में टीचर्स पढ़ाते नहीं है, वो कहते हैं कि बच्चे डर जाएंगे, लेकिन हमारे जो प्यारे प्यारे विद्यार्थी होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कभी ना डरते हैं और ना हमारे साथ कभी थकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि मैं गगन कपूर और मैं अकाउंटिंग प्रोफेशन में, टीचिंग प्रोफेशन में पर्टिकुलरली लगभग ईयर 1995 से हूं। तो आप समझ सकते हैं कि 25-26 इयर्स की तो हमारी जर्नी हो चुकी है टीचिंग की। और जनरली स्टूडेंट्स को जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट होता है उनसे कई बार डर लग रहा होता है कि सर ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसके कंफ्यूजिंग कंसेप्ट्स हैं, हमने क्लास 11th में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। सर आप समझते हैं, आप भी रहे थे स्टूडेंट, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ बिल्कुल कंफर्टेबल होकर के पढ़ने वाले हैं। हमारे साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो बताते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स भी साथ में बैठे हुए थे और पेरेंट्स कई बार बोलते हैं कि सर अच्छा लगता है आपसे सुन करके। तो आप एक बात समझ लीजिए कि आप जो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में समझते हैं, स्कूल की जूम क्लासेस के बारे में समझते हैं, वो सारा परसेप्शन आपका चेंज होने वाला है। हमारे साथ पढ़ना आप ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा एंजॉय करेंगे और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, आपको अकाउंटिंग में दिक्कत ही नहीं होगी। आप अगर चाहते हैं कि सर हम आगे चल के सीए करें, सीएमए करें, सीएस करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इत्मीनान से बैठिए, केवल आप समझिए कि मैं आपको जो पढ़ाऊंगा, कहां से पढ़ाऊंगा, किस तरीके से पढ़ाऊंगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और आज हम अपना सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर। अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले कि लोग क्या करते हैं। लोग अपना मटेरियल बनाते हैं और फिर बताते हैं कि हमारा मटेरियल बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट भी जो होते हैं वो किसी के हाथ में मटेरियल देख लें तो उसके पीछे भागने लगते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों सर? क्योंकि आपके हाथ में इतनी अच्छी अच्छी किताबें होती हैं जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर्स लोग लिखते हैं, क्वालिफाइड लोग लिखते हैं, तो फिर क्यों आप जो है किसी मटेरियल के पीछे भागना चाहते हो? तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको कौन सी बुक से पढ़ाऊंगा। ये टीएस गरेवाल की बुक है, बहुत ही पॉपुलर बुक है, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की बुक है। आपको मार्केट से खुद खरीदनी है, मैं नहीं दूंगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमारे स्कूल में अगर कोई और बुक लगी हुई है तो बेटे मैं कुछ कर नहीं सकता। एक्चुअली मार्केट में 2-3 अच्छी बुक्स अक्सर रहती ही हैं स्टेट वाइज, लेकिन हम वही बुक फॉलो करेंगे जो नेशनली और इंटरनेशनली सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बाकी हम आपको डिस्करेज नहीं करेंगे, कंसेप्ट सीखने के बाद भले आप कहीं से भी बनाए, लेकिन हम आपको कहां से पढ़ाने वाले हैं? टीएस गरेवाल। ओके, मैं इस बुक के बारे में भी आपको बता दूंगा, इसके कितने वॉल्यूम्स हैं, सब है। ये मेरे पास एडिशन जो पर्टिकुलर है इसकी चिंता मत करें, आपके पास आगे पीछे का कोई भी एडिशन हो चल जाएगा, अकाउंटिंग में कोई खास चेंज नहीं आता। तो सबसे पहली बात, अपना इंट्रोडक्शन मैं दे चुका हूं। सेकंड, मैं आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं देने वाला, मैं आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाने वाला हूं। बहुत अच्छी बुक लिखी हुई है, आप किसी चक्कर में मत पढ़ना कि कोई टीचर आपसे कह दे कि मेरे नोट्स हैं वो बॉम्ब है, वो मसाला है, वो तड़का है, वो भूल जाओ। इसके सिवाय मैं आपको जब क्लास में पढ़ाऊंगा तो जो बातें नोट करवानी है वो हम आपको नोट करवा देंगे, और बाकी रिवीजन के टाइम में क्या करना है वो आपको हम लेटर ऑन गाइड करते रहेंगे। तो आपको बुक पता लग गई। ये बुक आपको मैं नहीं दूंगा, आपको मार्केट से परचेज करनी है, और इसी बुक को मैं अपने वीडियोस में रेफर करता रहूंगा। और मैंने लिख भी दिया है, कई बार बच्चे पूछ लेते थे कि सर आप वीडियो में किस बुक को रेफर कर रहे हो, तो हम करेंगे टीएस गरेवाल बुक को रेफर। चलिए तो अब आगे चलते हैं, और मैं आपको अब ये बताता हूं कि हमारा जो अकाउंटिंग का पेपर है कितने मार्क्स का है और उसमें कितनी बुक्स हैं, क्या सब सिस्टम आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने क्या करना है, मेरे साथ साथ चीजों को नोट भी करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो स्क्रीन पर विजिबल हो, जितना अच्छे से विजिबल हो, मतलब आप शायद अपने फिजिकल क्लासरूम में, कोचिंग सेंटर में इस तरीके का जैसे भी बोर्ड के ऊपर आप देखते हैं तो आपको इतना बढ़िया नहीं दिखेगा जितना हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर ये जो हमारा पेपर है, इस पेपर का नाम है अकाउंटेंसी कहो या अकाउंटिंग कहो, वैसे अकाउंटेंसी, ठीक है, हम इसको अकाउंटेंसी लिख दें। सब्जेक्ट का नाम सर अकाउंटेंसी है फॉर क्लास 12th।
सीबीएसई बोर्ड। तो हमारा जो ये अकाउंटिंग का पेपर होता है, ये 80 मार्क्स का पेपर आपको बोर्ड में लिख करके आना होता है। अभी आपको पता है कि सिचुएशन कैसी चल रही है, कोरोना के चलते हुए केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। और अभी तक मैं तो अप्रैल फर्स्ट वीक में अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यहां पर डेट आ रही है कि मैं 3 अप्रैल को अपनी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सीबीएसई ने अभी तक एग्जाम लिए नहीं है। मई की डेट हमें दे रखी है कि मई में एग्जाम होगा। तो उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब आप पेपर देने जाएं तो कंडीशन अच्छी हो, बेहतर हो। 80 मार्क्स का आपको पेपर लिखना होता है और इस पेपर के अंदर 80 मार्क्स के पेपर के अंदर 20 मार्क्स आपको ना स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क के और फाइल वर्क के मिल जाते हैं। ऐसे आपका 100 मार्क्स बनता है। इस 80 मार्क्स के अंदर हमारे पास ना 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। एक्चुअली जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए 60 मार्क्स का होता है और ये कंपलसरी होता है। जो पार्ट बी है वो सीबीएसई ना ऑप्शन देती है कि आप पार्ट बी ले लो, पार्ट सी ले लो और पार्ट डी ले लो। तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी 4 पार्ट दिखाई दे सकते हैं। तो कहीं वहां पर बच्चा घबरा जाता है कि भाई मुझे तो पार्ट सी और डी पता ही नहीं था। तो मैं आपको ये बता दूं, आपको पार्ट ए करना है, ये कंपलसरी होता है, और पार्ट बी जो मोस्टली सब जगह लगाया जाता है वो हम यहां पर करने वाले हैं। तो आपको भी यही लगा हुआ है, इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्ट बी को हम बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पार्ट बी इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सर ये आपने बताया नहीं, ये कितने मार्क्स का होगा? ये 20 मार्क्स का होगा। ये जो पार्ट ए है 60 मार्क्स का होगा। इसके लिए अगर आप टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहे हैं तो आपको 2 वॉल्यूम मिलेंगे, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ये वॉल्यूम 1 ये अभी आपको जब आप मार्केट से बुक परचेज करके लाए हैं तो मिल गया होगा, या लाएंगे तो आपको अभी मार्केट से वॉल्यूम नंबर 1 मिलने वाला है। ये वॉल्यूम नंबर 2 कंपनी जो है ना बाद में रिलीज करती है, तो ये बाद में आपको मिलेगा। ये वॉल्यूम नंबर 1 की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो ये वॉल्यूम नंबर 1 40 मार्क्स का रहेगा और ये 20 मार्क्स का रहेगा और इस तरीके से ये टोटल 60 मार्क्स का रहेगा। इसके अंदर भी हमारे पास 2 यूनिट्स होंगे, यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 जो रहेगा आपका ये 10 मार्क्स का रहेगा और जो यूनिट 2 आपके पास रहेगा वो फिर इसका मतलब 30 मार्क्स का रहेगा। अभी मार्केट से ये जो आपको बुक मिली है, इस बुक पर अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि इस पे लिखा हुआ है वॉल्यूम नंबर 1, दिखाई दे रहा है वॉल्यूम नंबर 1। तो ये जो वॉल्यूम नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अभी मार्केट में आपको ये वॉल्यूम नंबर 1 दे दिया गया है। साथ ही साथ आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये भी आपको मिल चुका है। ये बुक आपको बाद में मिलेगी अगर आप पर्टिकुलरली टीएस ग्रेवाल की बुक मेरे साथ फॉलो कर रहे हैं। बाकी किसी और बुक के बारे में मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको कोई और बुक पढ़ने को मना भी नहीं कर रहा। ठीक है, ठीक है सर। अब टीचर लोग क्या करते हैं? टीचर लोग तो टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा आज पहली क्लास में आया है, एक ही क्लास में ये मेरे को जज कर लेगा कि इसको समझ में आया या नहीं आया। तो वो कई बार ना अपनी सहूलियत के हिसाब से कोशिश करते हैं कि पहले कोई इजी चैप्टर उठा लिया जाए जो बच्चे को मैं आसानी से हंसी मजाक में पढ़ा दूं। खैर मेरा कोई फंडा नहीं रहता, क्योंकि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूं और सिर्फ स्कूल लेवल पर नहीं पढ़ाता, कॉलेज लेवल पर भी पढ़ाता हूं, सीए में भी पढ़ाता हूं। तो मेरे लिए मेरे सभी चैप्टर मुझे एक समान लगते हैं, तो मैं कहीं से भी शुरू हो जाता हूं। तो कहीं से भी शुरू होने का मतलब है कि मैं सीक्वेंस में चलना ज्यादा पसंद करता हूं। इसका मतलब ये कि अगर आपके स्कूल में हो सकता है किसी डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया हो तो चिंता मत करना, हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट ए वॉल्यूम नंबर 1 से, यूनिट नंबर 1 से। और ये यूनिट नंबर 1 का नाम होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये हमारा लेआउट प्रेजेंटेशन भी कई लोगों को थोड़ा सा ट्रेडिशनल लगता है, लेकिन हमें बहुत पसंद है कि इसमें हम सारी बातें दिखा देते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो हमारा पार्ट नंबर 1 है ना,
इसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ। ये 10 मार्क्स का रहेगा। और ये हमारी रहती है पार्टनरशिप अकाउंट्स, और ये हमारा होता है कंपनी अकाउंट्स। तो एक बहुत ही लेंदी जर्नी पे हमने जाना है, और हम ज्यादा सिलेक्शन नहीं करते क्योंकि एग्जाम में तो सब तरफ से आएगा, तो हमें हर एक चैप्टर को प्रोफिशिएंट करना है। तो हम सिलेक्टिव ना होकर के अपने आप को फोकस करेंगे कि हम हर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इसीलिए मैं आपके साथ जो स्टार्टिंग करूंगा वो एनपीओ चैप्टर से करूंगा। इतना ये कमाल का चैप्टर है कि कभी कभी इसे सीबीएसई वाले जो हैं वो क्लास 11th के सिलेबस में डाल देते हैं, और कभी कभी वो इसको उठा के क्लास 12th में डाल देते हैं। और ये चैप्टर ऐसा है कि कई बार कॉलेज में भी बच्चा कोशिश करता है कि सर क्या मैं इसको चॉइस में निकाल दूं। तो वो क्यों करता है सर ऐसा, पता नहीं क्यों क्यों करता है। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा प्यारा सा ये चैप्टर है। आइए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और हम अपनी जर्नी की स्टार्टिंग बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे। और हमारी बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। हम स्टार्टिंग करेंगे चैप्टर 1 से, जिसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या जिसे हम प्यार से एनपीओ बुलाते हैं, वो एनपीओ कहलाता है। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप 12th क्लास के बाद कॉलेज में जाएंगे तो भी ये चैप्टर आपके कोर्स का पार्ट रहेगा। सीए में जाएंगे, सीएमए में जाएंगे, जिस भी प्रोफेशनल कोर्स में जाएंगे ये चैप्टर आपके कोर्स का पार्ट रहने वाला है। ठीक है, तो आपको यहीं पर ही इससे प्यार हो जाना चाहिए जैसे हमें है। सबसे पहले मुझे ये बताइए अपने, हालांकि अब ये 1 वे क्लास हो गया, मैं आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि आप एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या समझते हैं, तो बताइए व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम क्या समझते हैं, क्या बताएं आपको। तो रुकिए, अब कुछ समझाने की बात है, पहले तो मैं आपको कोशिश करता हूं। 2 मिनट का समय दीजिए, और ये हम एक अलग एप्लीकेशन बीच में ले आए और हमने उसको छुपा दिया जो आप देख रहे थे। सर ये क्या है, रुकिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो एंटिटीज होती हैं, यानी कि जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आप समझते हो, वो हमारे पास दरअसल 2 तरीके के होते हैं। नॉर्मली आपको लगता है कि कोई भी व्यक्ति जो बिजनेस करता है, जो भी संस्था बनाता है, वो किस लिए बनाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आप बिजनेस स्टडीज में समझेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए बिजनेस की कई प्रकार की एंटिटीज होती हैं। तो बड़ी हैरानी हो सकती है आपको अगर पहली बार पता चले कि कोई ऐसी भी संस्था होती है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनती, यानी ये इसका नॉन प्रॉफिट एंटिटी को हमें समझना पड़ेगा कि सर ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी क्या होती है। ऐसा कौन होता है जो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता और बाजार में काम करना चाहता है। ठीक है, तो मैं आपको इसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। ये मैंने इसलिए ले लिया बीच में व्हाइट बोर्ड, क्योंकि ये आपको नोट नहीं करना, ये आपने केवल मेरे साथ सुनना है और मेरे साथ साथ समझना है। ठीक है, ओके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पब्लिक है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इसीलिए ये बहुत सारा फायदा उठाती है अपना। अब आप देख रहे हैं कि जगह जगह लोग परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि यार ये कौन सी बीमारी हमारे गले पड़ गई है। और सरकार जब इलेक्शन में जाती है, हालांकि आप लोगों की एज कम है, आप में से सभी लोग न्यूज नहीं सुनते होंगे, म्यूजिक सुनते होंगे, तो अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव करते हुए सुनेंगे, प्रचार करते हुए सुनेंगे, तो आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको इसकी वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएंगे। अब बताइए, जो पब्लिक है, इसका मतलब पब्लिक ये चाहती है कि वैक्सीन हमें फ्री मिल जाए।
अब हमारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो नहीं चाहते फ्री मिल जाए, हम तो पैसा दे के लगवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बेटे कई सारी एक ऐसी पब्लिक है जो शायद वैक्सीन को अफोर्ड ना कर सकती हो, तो वो गवर्नमेंट से उम्मीद लगाती है। आप धीरे धीरे जब बड़े होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें आपके साथ जीवन में घटती हैं कि आप ये कहते हैं कि यार जीवन कितना कठिन है, हम इसके लिए क्या करें, किसके पास जाएं। तो आपके पास एक रास्ता होता है कि आप गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप हमारी हेल्प कीजिए। क्यों कहते हैं गवर्नमेंट से हेल्प कीजिए? क्योंकि उसके लिए कॉस्ट एक रीजन हो सकता है, कुछ और रीजन हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई हम मार्केट से अगर कोई चीज परचेज करना चाहते हैं या वो चीज हमें नहीं मिल पा रही है, तो हम किसके पास जाते हैं? फिर हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं। तो गवर्नमेंट, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, ये एग्जांपल मेरा हेल्थ से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है, हम एक हॉस्पिटल बना देते हैं और आप हॉस्पिटल में चले जाइएगा और हॉस्पिटल में जाकर के आप अपनी वैक्सीन करवा लीजिएगा। इसका मतलब अगर सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम हो रही है और सोसाइटी को वो चीज नहीं मिल पा रही, तो वो किसके पास चली गई? गवर्नमेंट के पास चली गई। अब क्या हुआ? गवर्नमेंट कहती है कि देखो हमारे पास करने को ना बहुत सारे मुद्दे हैं। देखो पड़ोस में पाकिस्तान घड़ी घड़ी तंग करता है, चाइना तंग करती है, बॉर्डर के ऊपर हमारे को बहुत सारे काम करने हैं। तो गवर्नमेंट की अपनी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट है, बहुत सारी बिजनेस है। तो गवर्नमेंट भी जनता से कहती है यार घड़ी घड़ी हमारे पास आने की बजाय आप एक काम क्यों नहीं करते, आप एक एंटिटी बनाओ। गवर्नमेंट कह रही है जनता को कि अगर आपको अपने किसी मुद्दे से परेशानी होती है ना, तो आप उसके लिए एक एंटिटी बना लो और उस एंटिटी को ला के मेरे पास रजिस्टर करवा लो। अब बताओ, इस मुद्दों को मेरे साथ साथ समझना, आपको एनपीओ समझ में आ जाएगा। पुराने जमाने में अगर मैं बात करूं तो लोग शिकायत करते थे कि ये जो अपर कास्ट वाले हैं ना, ये लोअर कास्ट वाले कहते थे ये जो अपर कास्ट वाले हैं ना, ये हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते। क्या हमें धर्म को निभाने का अधिकार नहीं है? गवर्नमेंट ने कहा भाई पूरा इंसान को पूरा अधिकार है। तो अगर आपको लगता है कि मैं क्योंकि गरीब हूं इसीलिए मेरे को ये अपने मंदिर में नहीं जाने देते, मेरे को पूजा अर्चना नहीं करने देते, मुझे अपने रिलीजन को फॉलो नहीं करने देते, तो गवर्नमेंट कहती है एक काम करो, एक एंटिटी बनाओ, अपना एक समूह बनाओ, हमारे पास आओ, रजिस्टर कराओ और फिर हम आपको डोनेशन दे देंगे, हम आपको कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स दे देंगे, उस पैसे से आप अपना मंदिर अलग बना लो, बात खत्म हो गई। तो इन्होंने क्या किया, एक एंटिटी बना ली, गवर्नमेंट के पास गए, गवर्नमेंट ने कुछ ग्रांट दे दिया, अपने लोगों के पास गए, इन्हें डोनेशन मिल गई, यानी फंड्स कलेक्ट हो गए और उस फंड से इन्होंने अपने लिए एक टेंपल बना लिया। इसका मतलब यह कि मंदिर कोई क्यों बनवाता है? क्या मंदिर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बनवाता है? नहीं, वो समाज के कल्याण के लिए बनाता है। ओहो सर, ये कहना चाहते थे? मैंने कहा हाँ, यही कहना चाहता था कि हमारे जीवन में ऐसे कई मुद्दे मौजूद हैं जिसके लिए हम गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि आप हमें इसको अवेलेबल कराइए, इसकी कॉस्ट, इसके फंड्स जो हैं हमसे मैनेज नहीं हो पा रही है। अब देखिए, ये तो मैंने आपके साथ रिलीजियस प्लेस की बात कर दी या रिलीजन की बात कर दी, मैंने आपके साथ हेल्थ की बात कर दी। अब आपके मान लीजिए आपके मन में आता है कि यार सर देखो, सुबह हम स्कूल जाते हैं, वहां से पक के आते हैं, मतलब टीचरों की बात सुन के आते हैं, और यहां आने के बाद आप हमें पकाते हो, स्क्रीन के ऊपर बैठाते हो, इतनी मोटी मोटी किताबें हमसे जबरदस्ती पढ़वाते हो, क्या हम थकते नहीं है? मैंने कहा यार बिल्कुल थक जाते होगे। अब सर देखो, हमारी कॉलोनी में कोई अच्छा सा गार्डन भी नहीं है कि जहां पर जाकर के हम रिलैक्स कर सकें, अपने आप को मतलब थोड़ा सा टेंशन फ्री कर सकें। अब बताओ कौन बनाएगा पार्क? अब सर पार्क बनाने के पैसे मैं थोड़ी ना दूंगा, तो गवर्नमेंट बनाएगी। यानी ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं जो आपको लगता है कि समाज के भले के लिए होने चाहिए, आप गवर्नमेंट के पास जाते हैं। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये कहती है कि मेरे पास बहुत सारे काम रहते हैं, प्लीज आप एक काम करो, कुछ लोग मिल करके एक ग्रुप बनाओ, एक एंटिटी बनाओ, हमारे पास रजिस्टर्ड करवाओ और हमसे ग्रांट लेके जाओ, अपने मोहल्ले में से थोड़ी सी डोनेशन कलेक्ट करो और जाओ, जो पर्पस आप सर्व करना चाहते हो वो कर लो। सर मुझे देखो जानवरों से बहुत प्यार है, मुझे दर्द होता है कि हमारी गली में जानवर क्यों सर्दी में
बिना कंबल के रहता है, क्यों वो बिना घर के रहता है, क्यों वो भूखा रहता है, क्यों वो सड़क पे गिरा हुआ खाना खाता है, मैं सर उसकी हेल्प करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। तो गवर्नमेंट कहती है अगेन आपका एक सोशल कॉज है, बहुत अच्छा कॉज है, तो इसके लिए आप एंटिटी बनाइए, रजिस्टर कीजिए, डोनेशन लीजिए, हमसे ग्रांट लीजिए और अपना पर्पस पूरा कीजिए। तो मेरे पास समझाने को बहुत कुछ है। अब मैं इतना समझा दूंगा कि आप कहेंगे कि सर कुछ थोड़ा सा सीए वगैरह में जब हम आएंगे तब बचा लीजिए। तो आइए अब मेरे साथ साथ लिखना शुरू कीजिए। अब आप लिखेंगे और अब आप मेरी बातों को, क्योंकि माइंड में एक पिक्चर बन चुकी है, समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको कोई भी व्यक्ति पूछेगा कि बताएं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसका मीनिंग मेरे साथ साथ आप लोग लिखेंगे। मैं आपको यह बता देता हूं कि बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको कोई एक प्रॉपर डेफिनेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। इसलिए अपने आप को संतुष्ट कर लेना कि जो मैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानता हूं वो सही है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बेकार किसी के नोट्स के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? तो लिखिए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी। अब आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा कि ये लीगल एंटिटी कह रहे हो, तो मगर मैं इसको लीगल एंटिटी क्यों कह रहा हूं ये आप समझ जाएंगे। फॉर्म्ड, हमने एक लीगल एंटिटी बनानी है और उस लीगल एंटिटी को हमने क्यों बनाना है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सर ये जो बात आपने कही वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका मतलब इसके ऊपर घंटों लंबा चौड़ा भाषण दिया जा सकता है। इसका मतलब ये कि जीवन में अगर आपको कभी भी रियलाइज हो कि यार ये हमारे समाज में ना ये दिक्कत चल रही है, ये परेशानी चल रही है, तो समझ लीजिए वही उसी को दूर करना सोशल वेलफेयर है और उसके लिए आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल है कि अगर आप किसी गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं, गेटेड कम्युनिटी समझते हैं जहां एक टावर बने होते हैं बहुत सारे, तो वहां पर के लोग अपना RWA बना लेते हैं। आप कहेंगे कि सर हम गेटेड कम्युनिटी में तो वहां नहीं रहते, लेकिन हमारे एरिया में भी RWA बनी हुई है। तो क्यों बनी हुई है? ताकि मोहल्ले में कोई गलत लोग ना आए, चोरी चकारी ना हो, सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। सर क्या ये काम गवर्नमेंट का नहीं था? फिर वही बात, गवर्नमेंट के पास बहुत ज्यादा मुसीबतें होती हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि यार थोड़ा बहुत खुद भी काम करो ना। आप अपनी भलाई के लिए जो समझते हो, पार्क बनाना चाहते हो, RWA बनाना चाहते हो, सस्ते रेट पर स्कूल चलाना चाहते हो, हेल्थ फैसिलिटीज देना चाहते हो, आप एनिमल्स की केयर करना चाहते हो, आप एनवायरनमेंट की हेल्प करना चाहते हो, जो मुद्दा आपको सोसाइटी के वेलफेयर से जुड़ा हुआ लगे, जिसमें प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करना पसंद करेगा, उसको आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है? क्या सर ये सिर्फ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी है? तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी को ही मैं अलग तरीके से और डिफाइन कर सकता हूं, जैसे कि मैं ये कह सकता हूं कि दे आर फॉर्म्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव, यानी इनका जो मेन वजह है जिसकी वजह से ये बने हैं, वो क्यों बने हैं? वो बने हैं इज टू प्रोमोट, ध्यान से देखना, इज टू प्रोमोट आर्ट, इज टू प्रोमोट कल्चर। अब आप अपनी कल्चरल वैल्यूज खो चुके हैं, तो वो कहते हैं कि भाई अपने कल्चर को बचाओ। टू प्रोमोट स्पोर्ट्स, दंगल मूवी देखी है? लड़कियों से भी कोई कुश्ती करावे है, तो वो कहें कि भाई क्यों, लड़कियां अगर स्पोर्ट्स में खेलेंगी, आगे बढ़ेंगी तो क्या बुराई है? तो दंगल मूवी में वो दिखाता है कि भाई मैं अपनी डॉटर को रेसलर बनाना चाहता हूं, देश को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता हूं, लेकिन उसको फैसिलिटीज नहीं मिल पाती। तो हम करते हैं उनसे कि भाई आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाइए जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे पाए, जिससे अब आप देखेंगे तो हमारी कंट्री में स्पोर्ट्स ज्यादा अच्छी हालत नहीं है। यहां पर क्रिकेट को पैसे मिलते हैं, लेकिन अब खुद क्रिकेटर्स भी आकर के कहते हैं कि नहीं, बाकी सारी जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए और हमारे देश में हर स्पोर्ट्स के अंदर खिलाड़ी निकलने चाहिए। सिर्फ मेल ओरिएंटेड ही नहीं, फीमेल्स भी बहुत ज्यादा आगे आ रही हैं, सानिया मिर्जा है, बहुत सारे हैं। चलिए ठीक है सर। साथ ही साथ एक वर्ड है चैरिटी। चैरिटी अगर आप करना चाहते हैं, रिलीजन एक बहुत बड़ा मुद्दा है,
तो इन सबको जो प्रमोट करने के लिए जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो मोस्टली क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनकी एक और खास बात होती है वो ये कि दे आर मैनेज्ड बाय ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमिटीज। अभी तक आपने क्या सुना होगा, अभी तक आपने सुना होगा कि एक जो पर्सन है, या मेरे मामा जी हैं, मेरे मौसा जी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे फलाने रिश्तेदार है, वो ना ऑनर हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो इस फर्म के पार्टनर हैं। तो ये सारी टर्म्स यूज होती हैं उन संस्थाओं के लिए जो प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं होती हैं। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग संस्थाएं होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी थी तो सरकार ने कहा था कि कुछ लोग अपना समूह बनाइए, ग्रुप ऑफ पीपल अपना समूह बनाइए, उसको आप मेरे पास आकर के रजिस्टर करवाइए। तो वो जो समूह है, जो ग्रुप है, वो क्या करता है, इलेक्शन करके अपने में से कुछ लोगों को चुनता है और वो फिर उस एंटिटी को चलाते हैं। ये हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि इस चैप्टर में थ्योरेटिकल बहुत लिमिटेड पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा है, लेकिन कहीं कहीं आपको इन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो अब आपने अगर किसी से पूछेंगे यार तुम कोचिंग पढ़ने जाते हो, वो बोलेगा हाँ मैं बहुत बढ़िया टीचर के पास पढ़ता हूँ। आप पूछेंगे अच्छा जरा बताना एनपीओ क्या होता है, बोलेगा एनपीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना। इससे ज्यादा नहीं बता पाएगा, लेकिन एग्जाम में आपसे छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऐसे कई सारे टेक्निकल क्वेश्चंस भी अब आते हैं। तो आपको उनका आंसर देने के लिए समझना पड़ेगा कि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, दे आर मैनेज्ड बाय ट्रस्टीज और दे आर मैनेज्ड बाय इलेक्टेड कमिटीज। ठीक है सर। अच्छा, क्योंकि आप एक अच्छा कॉज कर रहे हैं तो आपको उस कॉज को करने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और पैसे कहां से आएंगे, तो ऐसी संस्थाओं को ना लोग जो अच्छे लोग होते हैं वो आगे बढ़ के आते हैं और डोनेशन देते हैं, चंदा देते हैं। गवर्नमेंट भी कहती है कि हम इनको ग्रांट्स देंगे। तो इनके जो मेन सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं डोनेशन एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स। दे get their funds from donations and government grants। सर क्या इन्हें डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर ही जिंदा रहना पड़ता है? नहीं, और भी तरीके से इनको मिल जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि अगर आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो संस्था आपसे एक नॉमिनल चार्ज मांग लेती है, तो वहां पर चार्ज दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही है तो फिर आप किसी से मतलब सब्सक्रिप्शन ले नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो डोनेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स के ऊपर चलती हैं, प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को कभी कभी एक्स्ट्रा सोर्सेज मिल जाते हैं जिसे हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर में आगे चल के आएगा और उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा बाद में और करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपने समझ ली? हाँ सर, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब आप बुक से इसको चाहे तो आप इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको बुक से दिखाने की कोशिश भी करता हूं। चलिए, तो यहां पर आप मेरे साथ साथ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब यहां पर आपको मेरा एरो शायद नजर नहीं आ रहा। ओहो, ये भी परेशानी है, कोई बात नहीं। ऑनलाइन टेक्नोलॉजी थोड़ी ऐसी ही होती है, क्या करें। तो देखिए, ये मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अब आप इसको पढ़ेंगे और जो मैंने आपको बताया है अगर उसे ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कह रही है बुक कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज। हमारे व्यापार में सभी प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके विपरीत में कुछ एंटिटीज ऐसी भी हैं जो कि क्या कहलाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बात समझ लेना,
नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहेंगे। आगे लिख भी दिया ऑथर ने कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप, अब ध्यान से समझिए, आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सब के लिए होता है, लेकिन ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होता। इसको समझने के लिए आपको समझना होगा कि आखिरकार आपके एरिया में जो रिलीजियस बिल्डिंग्स हैं, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, जो भी है, वो क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। स्पोर्ट्स, अगर आपके आसपास कहीं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो क्यों है? प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। उन पूल स्नूकर्स की बात मत करने बैठ जाना, वो प्रॉफिट वाले होते हैं। इसी तरह से हॉस्पिटल्स होते हैं, कुछ चैरिटेबल होते हैं, कुछ नॉन चैरिटेबल होते हैं, तो आपको ये धीरे धीरे समझ में आएगा कि इनका क्या अंतर होता है। स्कूल्स होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, कुछ गवर्नमेंट होते हैं, कुछ चैरिटेबल स्कूल्स कैटेगरी में भी आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशंस आर स्कूल्स, तो देखो स्कूल समझ लो, प्राइवेट भी होते हैं। यहां पर कौन से स्कूल्स की बात की जा रही है? जो प्राइवेट नहीं है, वो धीरे धीरे आप समझेंगे। कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लब्स। अब सर ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके पास पैसे कहां से आएंगे? काम कैसे होगा? तो फंड्स रिक्वायर्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ एनपीओज आर नॉर्मली कंट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर ट्रस्टीज। और इन्हें कैसे मिलते हैं फंड्स? डोनेशन से मिलते हैं, मेंबरशिप फीस से मिलते हैं, सब्सक्रिप्शन से मिलते हैं, और इसके बारे में इस चैप्टर में लंबी चौड़ी बात होगी। लेकिन मेनली समझ लो, अगर किसी संस्था को डोनेशन मिलती है तो वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि प्राइवेट संस्था को तो कोई डोनेशन देता नहीं है। बताओ, क्या आप एयरटेल को, रिलायंस को कभी सोच सकते हो डोनेशन देंगे? नहीं। ठीक है सर, खैर इतना डिटेल में इसलिए कि आज मैं आपको आराम से बातें समझा रहा हूं ना, इसलिए तो मेरे साथ एक बार रीड कर लीजिए, वरना बच्चे अक्सर थ्योरी को रीड करते नहीं है। अच्छा सर, ये एंटिटीज कैसी होती हैं? देखो यहां पर लिखा हुआ है कि ये लीगल एंटिटी होती हैं, जो कि अपने प्रोमोटर्स, मतलब जो उनको बनाते हैं, उनसे अलग होती हैं। पर्पस आपको पता है, इसकी ऑनरशिप कोई सिंगल पर्सन नहीं करता, ट्रस्टीज करते हैं या मैनेजमेंट कमेटी करती है। प्रॉफिट इनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता। वही बात मैनेजमेंट की दोबारा लिखी है। फंड्स कहां से आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक नई बात है, ये मैं आपको समझाता हूं। अब मैं आपको दो बातें बताने वाला हूं। एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, और एक बात और बताऊंगा जो कि बुक ने लिखी नहीं है। ठीक है, मेरे पास बताने को क्या है, बहुत कुछ रहता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेता हूं। मैं कहता हूं चलो जी, कुछ लिमिटेड बातें ही बताई जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये एक छोटी सी पिक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं कि जिससे आप समझ पाएं कि जनरली इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। ओके, ये देखिए, इस पिक्चर की हेल्प से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जनरली इन चीजों के लिए हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं। जब हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये मत समझना कि मैं इतनी डिटेल में लगाऊंगा, फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा अभी समझाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बाकी सभी लोगों की तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में ये सोचें कि यार हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। ये देखो, एक तो रिलीजन से रिलेटेड लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, ट्रेड यूनियंस आती हैं। अब जो लोग व्यापार चलाते हैं तो अपना अपना व्यापार तो सब चलाते हैं, लेकिन सभी को मिलकर दिक्कतें जो आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियंस बनाई जाती हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर से ट्रेड यूनियन आ गया इस पिक्चर में। कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, हेल्थ के लिए चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के लिए बनती हैं, चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनती हैं, ह्यूमन सर्विसेज के लिए बनती हैं, एनिमल्स के लिए जैसे मेनका गांधी चलाती है। अब बहुत इसका एक किस्सा था, लेकिन मेरे पास समय नहीं है बात करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए बनती हैं। अब मैं आपको दो नई बातें बताना चाहता हूं इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात। एक तो गवर्नमेंट इनको क्या देती है, टैक्स में एग्जेम्पशन देती है। सर कौन से वाले टैक्स में एग्जेम्पशन देती है? टैक्स तो बहुत तरीके का होता है, तो हम यहां पर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। यानी गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो इनकम होने वाली है उस इनकम पर हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। अब बच्चों को यह भी लग सकता है कि सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट या इनकम की आप बातें कर रहे हो। हाँ, देखिए, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो एक्टिविटी करने के लिए आपको करना पड़ेगा खर्चा। जैसे कि मान लीजिए आप खेलने जा रहे हैं,
मैंने पूछा आप क्या खेलेंगे, आपने कहा सर हम बैडमिंटन खेलेंगे। तो आपको बैडमिंटन खेलने के लिए बैडमिंटन के रैकेट चाहिए, उसकी एसेसरीज चाहिए, शटल चाहिए और बहुत सारी चीजें आपको चाहिए। तो सर ये कहां से आएंगी? इसको पूरा करने के लिए आपको चाहिए रेवेन्यू। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। कुछ सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, डोनेशन और गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसके बाद भी बहुत सारी रेवेन्यू के सोर्सेज की मैं आपके साथ बात करूंगा, जिसमें होगा सब्सक्रिप्शंस मेन होगा। तो जो रेवेन्यू आपको मिलेगा, ये रेवेन्यू आपने क्लास 11th में सीखा था। घबराए नहीं, रेवेन्यू का मतलब होता है इनफ्लो ऑफ फंड्स। जो पैसा आपको मिला उसमें से आपने जो खर्चे किए, तो ये आपके पास खर्चे करने के बाद जो बैलेंस बच गया, नॉर्मली एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रॉफिट बोलती है, लेकिन हम इसको यहां पर अगर ये पॉजिटिव में बचा तो सरप्लस बोलेंगे और नेगेटिव में बचा तो इसको हम डेफिसिट बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लेट अस सपोज एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके पास 50 लाख रुपए की कलेक्शन आई और उन्होंने लेट अस सपोज 42 लाख रुपीस अपने स्पोर्ट्स में टीचर को एसेसरीज की फॉर्म में इन सब चीजों में खर्च कर दिए। यानी कि सर इनके पास बच गया 8 लाख रुपीस एक्स्ट्रा। इस एक्स्ट्रा को प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, इस चैप्टर में बोलेंगे सरप्लस। आने वाली क्लासेस में आपको सिखाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा हर व्यक्ति से कहती है कि अगर आपके पास सरप्लस बचा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें गवर्नमेंट कहती है हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो एक तो इन्हें टैक्स में एग्जेम्पशन मिलती है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बुक ने बताई नहीं है। ओके, इन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन दे दी गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स की, जीएसटी की नहीं। ठीक है, नाउ एक और बात आप समझ लीजिए। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैं बताना चाहता हूं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। और मेरी बात आप ये ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये बात सिर्फ आप ही को पता चलने वाली है, बाकियों को पता नहीं चलने वाली। अब आप कहोगे सर क्यों? देखो, टैक्स एग्जेम्पशन की बात बुक ने नहीं लिखी थी, मैंने आपको बताई ना। हाँ, और बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करता हूं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना आए। हमारी अकाउंटिंग के 2 बेसिस होते हैं, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग 2 होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। हालांकि हम एक्रूअल बेसिस को ज्यादा मानते हैं और कैश बेसिस को कम मानते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा था कि कैश बेसिस या मर्केंटाइल बेसिस होता है। ये जो कैश बेसिस होता है, इस कैश बेसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस हमारी कैश में होती हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं। और उन्हीं को रिकॉर्ड करने के लिए हम अपने पास एक मेन बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कैश बुक। तो कैश बुक अगर आपको ध्यान हो, क्लास 11th में आप पढ़ते थे, तो उसकी लेफ्ट साइड पे रिसिप्ट्स आती हैं और राइट साइड पर पेमेंट्स आती हैं। कैश बुक जो होती है वो हमारी डेली बेसिस पर लिखी जाती है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो पीछे मेरा स्टाफ जो है वो नोट कर रहा है कि सर को आज कौन कौन सी फीस आई है, वो उसको नोट कर रहा है। सिमिलरली जो पेमेंट जा रही है उसको नोट कर रहा है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, इनके पास डेली बेसिस पर कैश आता है, रिसीट्स आती है, पेमेंट जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये ईयर के एंड में इस कैश बुक के बेसिस पर एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिटेल में बताऊंगा। इसे बनाना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट क्लास से आप प्रैक्टिकल भी मेरे साथ करेंगे और एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो ये ईयर एंड पे बनाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और ये इस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से ये अपने पास तैयार करते हैं एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और दूसरा ये साथ में तैयार करते हैं बैलेंस शीट। तो आप यहां देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इट प्रिपेयर्स, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो प्रिपेयर करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एवरी ईयर इंक्लूड्स रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो बच्चे कहेंगे सर क्लास 11th में हम जानते थे बैलेंस शीट बनती है, P&L बनता है, लेकिन ये 2 नई टर्म क्यों आ गई, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आप समझ लीजिए ये कौन बनाती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बनाती हैं। अब मैंने कहा था कुछ बात ऐसी होंगी जो केवल आप जानेंगे और बाकी लोग नहीं जानेंगे। अब वो सुनिए,
देखिए, अगर एक संस्था बहुत बड़ी हो जाती है, जिसका बहुत अच्छा नाम हो जाता है, तो वो ये कहती हैं कि हम लोग ना स्टार्टिंग से ही एक्रूवल सिस्टम पे चलेंगे। यानी कि सर मान लीजिए क्लब है या फिर सर कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वो कहता है कि देखिए अकाउंटिंग में दो मेथड होते हैं, कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस। उन्होंने कहा कि हमारी संस्था एक्रूवल बेसिस स्टार्टिंग से ही चलाएगी। अगर एक्रूवल बेसिस आप स्टार्टिंग से चलाएंगे तो फिर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और फिर उस ट्रायल बैलेंस की मदद से आप बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्लस बैलेंस शीट। इसका मतलब हमारी जो बुक है, जो क्लास 12th है, वो केवल आपसे जो चर्चा करेगी वो चर्चा करेगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उनसे ये बात स्किप हो गई कि कुछ संस्थाएं, बहुत अच्छे लेवल की संस्थाएं एक्रूवल सिस्टम पे चलती हैं, वो ट्रायल बैलेंस बनाती हैं और ट्रायल बैलेंस से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनती हैं। तो ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। क्लास 12th में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखेगा नहीं जहां ट्रायल बैलेंस दिया हो। लेकिन आपको ये बता दूं कि अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ हो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना आसान हो जाता है हमारे लिए। सर तो हम बच्चों से मुश्किल काम करवाया जाएगा? अरे कोई बात नहीं, माफ कर देते हैं। ठीक है सर। तो आपने हमारे साथ साथ क्या समझ लिया? मीनिंग ऑफ एनपीओज अच्छे से समझ लिया। अगर डेफिनेशन आए 1 नंबर 2 नंबर की, तो जो हमने बताया मोर देन सफिशिएंट है। हमने डेफिनेशन में ही आपको बता दिया था कि ये लीगल एंटिटीज होती हैं, इनकी मैनेजमेंट ट्रस्ट करती हैं, इनके फंड्स डोनेशन की फॉर्म में कलेक्ट होते हैं, और एक नई बात हमने आपको बता दी कि इनको टैक्स की एग्जेम्पशन मिलती है। इनकी स्टेटमेंट्स में हम P&L अकाउंट नहीं बनाते, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। अगर ये 5-7 बातें आपको याद हो जाएं तो जानते हो क्या होगा? आपका अगला क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यानी एग्जाम में अगर आपसे थ्योरी में ये पूछ लिया जाए कि एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है, तो यही मेन पॉइंट्स इनके डिफरेंस के होते हैं जो कि आपको याद करने हैं। और आज हम इसी तक पढ़ाने के बाद में रुक जाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल बातें आपके साथ करेंगे। लेकिन पहले हम आपको बुक से दिखा देते हैं कि ये आपने याद करना है डिफरेंस बिटवीन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कितना आसान है। पर्पस आपको पता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए काम कर रही है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, रिलीजन के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रही है। सोर्सेज ऑफ फंड, आपको पता है कि लोग मेरे पास सामान खरीदने के लिए आएंगे तो आप सामान बेचेंगे, उससे आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन भाई समाज कल्याण के लिए पैसे कौन देगा? डोनेशन देगी, गवर्नमेंट ग्रांट देगी, सब्सक्रिप्शन देगी, ये इस तरीके से होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने बोला कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती हैं। हालांकि हमारी बुक कह रही है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बनाती हैं, तो डेफिनेटली बनाती हैं। लेकिन यहां पर हमारा बनता है ट्रायल बैलेंस, P&L और बैलेंस शीट। ओके। सरप्लस या प्रॉफिट की बात करें तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती हैं उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम बुलाते हैं सरप्लस। अब बच्चे को ना कई बार सरप्लस और प्रॉफिट समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं 2 मिनट का समय लेके आपको इसका भी डिफरेंस समझाता हूं। देखिए मेरे कोचिंग क्लासेस का नाम है गगन कपूर क्लासेस। ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हालांकि ये प्राइवेट है, तो मुझे इसमें थोड़ी सी फीस मिल जाती है क्योंकि बच्चे हमें बहुत प्यार करते हैं। इस फीस में से मैं अपने खर्चे कर देता हूं। बच्चों को लगता है सर खर्चा तो करते नहीं, सब तो खुद पढ़ाते, फिर भी बहुत खर्चा होता है। जो बच जाता है वो कहलाता है प्रॉफिट। सरकार कहते कपूर साहब इधर आओ, हमें पता चला आप खूब प्रॉफिट कमाते हो, ऐसा करो इसमें से दे दो टैक्स। और टैक्स देने के बाद जो बैलेंस आपके पास बच जाए ना कपूर साहब, इसको आप घर ले जाना और घर ले जाके इसकी गाड़ी खरीदो, बंगला खरीदो, इससे पिक्चर देखो, या जो है ना अपना सरकार को जो दारू के ठेके हैं वो चलवाओ, मतलब जो मर्जी करो, ये पैसा आपका है। यानी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टैक्स पे करने के बाद जो बचा वो उसके मालिकों का होता है। सिंगल ऑनर के केस में एक मालिक का होता है, पार्टनरशिप के केस में नंबर ऑफ पार्टनर्स का होता है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर्स का होता है। धीरे धीरे हम ये बात पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम किसी स्कूल की बात करें, आपका स्कूल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, डेफिनेटली होगा। आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल को फीस देते हैं, स्कूल उस फीस से टीचरों को खर्चे देती है, एक्सपेंस करती है, और उसके बाद जो उनके पास बच जाता है उसको हम बोलते हैं सरप्लस।
अब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे इस सरप्लस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लेंगे, और ये जो बैलेंस आपके पास बच गया, वो ये बोलते हैं जो भी उसके ट्रस्टी हैं, जो भी उसकी मैनेजिंग कमेटी है, उसको ये गवर्नमेंट बात साफ कर देती है कि भैया इस पैसे का इस्तेमाल आप अपने घर के कामों के लिए नहीं करोगे, ये पैसे वापस स्कूल के किसी काम के लिए खर्च होंगे। यानी आप अपने स्कूल में एसी लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, वाटर फिल्टर लगवाइए, कोई दिक्कत नहीं, स्कूल की बसेस खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है वो कीजिए, लेकिन एक बात समझिए, ये जो पैसा बच गया है ना, ये पैसा स्कूल से बाहर नहीं जा सकता, वापिस आएगा। सर हमने पहले जो कमाया था वो तो हम अपने व्यापार से बाहर ले गए अपने पर्सनल कामों के लिए, बस यही अंतर होता है प्रॉफिट में और सरप्लस में। प्रॉफिट आपका पर्सनल है, जाइए जहां मर्जी खर्च कीजिए। सरप्लस उस संस्था को वापस लौटा दिया जाता है और फिर वो संस्था उसका इस्तेमाल अपने उसी काम के लिए करेगी। जैसे स्कूल है तो एजुकेशन रिलेटेड चीजों के लिए करेगी, लाइब्रेरी बनाए, कुछ भी करे, स्मार्ट बोर्ड बनाए। तो हमने आपको बहुत डिटेल में समझाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। अगर आपके मन में चुलबुलाहट हो रही है कि सर प्रैक्टिकल नहीं कराया, फिगर नहीं पढ़ाई, ये क्या कर दिया, तो वो अगली क्लास से आपकी चुलबुलाहट पूरी कर देंगे। उम्मीद करते हैं पढ़ना एंजॉय किया होगा। अगर मेरी वीडियो यूट्यूब पर देखी है तो दोस्तों से शेयर कर देना। समझ में आया? उनको पता चलना चाहिए कि उनकी क्लास के टीचर जो उनको ये बताते हैं कि हमसे बेहतर, हमसे ज्यादा नॉलेजेबल बातें आपके साथ कोई नहीं करता, तो हम हैं। धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सी यू।